नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने घरों पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत भाग 3 में संकलित अध्याय 5 जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। बच्चों, यहाँ जो आप ये दो चित्र देख रहे हैं, ये आपको आपकी पाठ्य पुस्तक और उसमें संकलित अध्ययन सामग्री से परिचित कराते हैं। जैसा कि आप अध्याय 5 को देख सकते हैं, इसके नाम में ही बगावत शब्द शामिल है। बच्चों, आखिर ये बगावत क्या मतलब है, इसका क्या होती है बगावत, कौन लोग बगावत करते हैं। ये अध्याय हमारा 1857 की क्रांति पर आधारित है। बच्चों, 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है। इस अध्याय को हम 2 भागों में पूरा करेंगे। पहले भाग में हम 1857 की क्रांति के कारणों और उसमें सम्मिलित घटनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे तथा भाग 2 में हम 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के पलटवार और उस क्रांति के परिणामों को जानेंगे। तो बच्चों, चलिए हम शुरू करते हैं अपना इस अध्याय का पहला भाग, जिसमें हम 1857 की क्रांति को लेकर के उसके कारणों को और उसकी घटनाओं को विस्तार पूर्वक जानेंगे। 19वीं शताब्दी के इतिहास पर यदि हम नज़र दौड़ाएं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे जो भारतीय राजा थे, या तो वो अंग्रेज़ों के अधीन हो चुके थे, या वो अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं थे, या कहीं ना कहीं वो अपनी स्वतंत्रता के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ हो चुके थे। तो बच्चों, ऐसा क्या था, क्या कारण थे, क्या वजह थी कि जो 1857 की जो क्रांति हुई, आखिर जनता ने बगावत क्यों की। जनता अपनी ही सरकार के खिलाफ क्यों इतना हथियारबंद होकर के लड़ने लगी। आखिर क्या वजह थी कि भारतीय जो राजा थे या रियासतें थी, वो सब अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गई थी। इन सब के पीछे बहुत सारे कारण हैं। इसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण हैं, कुछ धार्मिक कारण हैं, कुछ सैनिक कारण हैं तथा कुछ सामाजिक कारण हैं। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से। सबसे पहले राजनीतिक कारणों। नवाबों की छिनती सत्ता। बच्चों, 18वीं सदी के मध्य में ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। ये रेजिडेंट क्या होते हैं? बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि अंग्रेज भारत पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन वो किसी भी तरह से भारतीय जनता को अपने खिलाफ नहीं करना चाहते थे। वो भारतीय जनता के बीच वहाँ के राजाओं को बदनाम करके उनके राज्य को हड़पना चाहते थे, और वहाँ राजाओं के ऊपर नज़र रखने के लिए उन्होंने उनके दरबार में अपने कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया हुआ था, जिन्हें हम रेजिडेंट कहते हैं। ये सब कुछ इससे पहले के समय की बातें हैं, जिसमें अंग्रेज़ों ने नवाबों और राजाओं को कई संधियों के जरिए अपने अपने अधीन किया हुआ था। तो इसी प्रकार से जो रेजिडेंट थे, वो राजाओं की जो सभा होती है उसमें बैठते थे, उसकी कार्यवाही में शामिल होते थे तथा राजाओं के द्वारा लिए गए निर्णयों और किन किन राजाओं से वो किस प्रकार के संबंध रख रहे हैं, इस प्रकार की सारी जानकारियां जुटा करके अंग्रेजी सरकार को या कंपनी को देते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो दरबारों में रेजिडेंट तैनात किए थे, कहीं ना कहीं स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता उनकी वजह से घटी थी। उनकी सेनाओं को भी भंग कर दिया गया था। भारतीय राजाओं को सेनाएं रखने का अधिकार नहीं था और उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे।
बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की थी। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर आप मानचित्र में देख सकते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया था कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन सब निवेदनों को ठुकरा दिया। जैसा कि हमने पहले बताया कि कंपनी किसी न किसी तरह से इन राजाओं को कानूनी और वैधानिक तरीकों से इनके राज्य को अपने में सम्मिलित करने के लिए उन्होंने भारतीय राजाओं पर कुछ ऐसी संधियां लागू की हुई थी। उन संधियों के जरिए यह स्वाभाविक था कि अब वो कानूनी रूप से इन राज्यों को हड़प सकते थे। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी, जो 1801 में अवध की एक सहायक संधि हुई थी और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जों में ले लिया। बच्चों, ये सहायक संधि क्या है? यह एक मैत्री संधि थी जो भारत में कंपनी के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत के देशी राज्यों से संबंध स्थापित करने के लिए की थी। हालांकि यह संधि अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति पर आधारित थी तथा पक्षपाती भी थी, जिसकी शर्तें ही इतनी पक्षपाती थी कि कोई भी राजा इस पर हस्ताक्षर करने के बाद स्वतंत्र रूप से राज नहीं कर सकता था और उसके राज्य में किसी भी समय कोई भी कमी निकाल करके कंपनी उसको बर्खास्त कर सकती थी और उसके राज्य को अपने अधीन ले सकती थी। और यही काम उन्होंने अवध में किया। 1856 में अंग्रेजों ने अवध को अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है तथा सहायक संधि की शर्तों के अनुसार इसीलिए इसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना जरूरी है। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। बच्चों, जब यहाँ पर कंपनी अपना व्यापार करने के लिए आती है तब यहाँ भारत में केंद्रीय सत्ता मुगलों की थी और मुगलों के नाम के सिक्के ही यहाँ पर चलते थे। लेकिन अब कंपनी मुगलों के शासन को खत्म करने की योजना बना रही थी, तो कंपनी ने सबसे पहले सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटाना शुरू किया तथा 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा, जो मुगल बादशाह के लिए बहुत बड़ा अपमान था, क्योंकि लाल किला मुगलों का खानदानी पुश्तैनी घर था और ये मुगलों ने बनवाया था और किसी भी मुगल बादशाह का यहाँ से निकाला जाना पूरे देश का अपमान समझा जाता था। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे, यानी कि इसके बाद कोई भी मुगलों में से कोई बादशाह नहीं कहलाएगा। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, इन्हें केवल राजकुमार के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो बच्चों, ये कुछ राजनीतिक कारण थे जिस कारण मुगलों के अधीन जो उनकी रियासतें थी, जो उनके सूबेदार थे, वो इस बात से कहीं ना कहीं कंपनी से नाराज थे तथा भारतीय जनता जो मुगलों को अपना राजा मानती थी वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को अपमानित महसूस कर रही थी। तो अगला कारण है किसान और सिपाही, यानी कि सैनिक कारण। गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे, क्योंकि उस समय की जितनी भी अर्थव्यवस्था थी वो सारी कृषि आधारित थी और जो किसान थे वो महाजनों से कर्ज लिया करते थे, लेकिन भारी भरकम
लगान के चलते और वसूली के चलते वो उसे लौटा नहीं पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी ज़मीनें हाथों से निकलती जा रही थी। इसी प्रकार से कंपनी में काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की भी कई वजह थी। वे अपने वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। वो इसे अपने धर्म के खिलाफ समझते थे। उन्हें लगता था कि उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा, जो आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है, जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में एतराज नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई, क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था। इसीलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। सिपाही गांवों के हालात से भी परेशान थे, क्योंकि सिपाही खुद कहीं न कहीं किसान भी थे और या किसान के परिवारों से ही थे और वो अपने परिवारों को गांव में छोड़कर आए थे। लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। तो बच्चों, अब हम सामाजिक कारणों पर नजर डालते हैं। बच्चों, हालांकि अंग्रेजों ने हमारे भारतीय समाज में फैली हुई सामाजिक बुराइयों और कुछ कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन हमारी रूढ़िवादी समाज को या हमारे कट्टर धार्मिक लोगों को ये बातें पसंद नहीं आई। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस समय में हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां फैली हुई थी और हमारे भारत के जो सामाजिक सुधारक रहे हैं वो भी अंग्रेजों की सहायता से इन पर रोक लगाना चाहते थे। जैसे सती प्रथा को रोकने के लिए राजा राम मोहन राय, या विधवा विवाह, ईश्वर चंद्र विद्यासागर कन्या शिक्षा आदि पर, या पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि जैसी बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां हमारे समाज में फैली हुई थी। और अंग्रेजों ने इन्हें रोकने के लिए, सती प्रथा को रोकने के लिए, विधवा विवाह को बढ़ावा देने वाले जो रीति रिवाज थे उन सब को रोकने के लिए कानून बनाए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी थी। ये बहुत गलत निर्णय था। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया था। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारकों के बारे में और सुधार आंदोलनों के बारे में हमारी एक अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी। बच्चों, आइए हम देखते हैं आखिर ये कैसे एक विद्रोह जो था वो जन विद्रोह में तब्दील हो गया। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि उन सब का शत्रु एक है, इसीलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। उत्तर भारत के भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने
भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। तो चलिए बच्चों, अब हम ये 1857 की क्रांति का घटनाक्रम मेरठ से दिल्ली तक किस प्रकार से फैला, इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। बात 29 मार्च 1857 की है, जब एक युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई। यह 9 मई 1857 की बात है। बच्चों, आखिर सैनिकों ने इन कारतूसों के प्रयोग से क्यों इनकार किया? क्योंकि इन कारतूसों को जो नई राइफल आई थी उसमें चलाने से पहले मुंह से इन पर लगे हुए एक खोल को हटाना पड़ता था, और क्योंकि दोनों हाथ में बंदूक थामे हुए अगर आप एक हाथ से कारतूस उसमें डालोगे तो खोल को हटाने के लिए कारतूस को मुंह में लेके जाना पड़ता है, तो जो कि हमारे धार्मिक भावनाओं को आहत करता था। इसीलिए सिपाहियों ने इन कारतूसों को चलाने से मना किया। तो मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही। 10 मई को जब उन्हें पता चला कि हमारे सिपाहियों को 10-10 साल की सज़ा दी गई है और इनको निकाल दिया गया है नौकरी से, तो उन्होंने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर भी हमला करके उन्हें मार गिराया। बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया गया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमादा थे, लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया था। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे, क्योंकि उन्हें, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, कि उन्हें भारत का अंतिम मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया था और उन्हें लाल किला छोड़कर जाने के लिए भी कहा गया था। बहादुर शाह जफर भी अंग्रेजों से बहुत नाराज थे और वो भी किसी इस प्रकार के विद्रोह की फिराक में बैठे थे। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देशी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी भरकम सेना से 2-2 हाथ करने को हालांकि थोड़ा सा तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए, क्योंकि ये एक राजशाही पत्र था जिसकी बहुत महत्ता थी। तो अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर, क्योंकि मुगल साम्राज्य का ही शासन था, ज्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे।
ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लें तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है, जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर तो विद्रोहों का सिलसिला ही शुरू हो गया। बच्चों, एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों के साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर हैं। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। बिरजिस कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोहों को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहेब के सेनापति तांत्या तोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की राजी अवंती बाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी जबरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोहों में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। खास तौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया था। देखिए, ये जो पंक्तियां हैं ये उनके भय को दर्शाती हैं। हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है। जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से अंग्रेजों में भारतीयों का खौफ बैठ गया था। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुंचे। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए थे। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच किया। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। बच्चों, ऐसा लगने लगा था कि अब जल्द ही भारत से इस कंपनी का शासन खत्म हो जाएगा। और इस भाग में हम
यहीं तक की घटना का वर्णन करेंगे और आइए अब हम यहाँ तक के अपने पाठ्य सामग्री पर आधारित कुछ अभ्यास कार्य को करते हैं। पहला प्रश्न है, बख्त खान जो एक सैनिक था उसका संबंध निम्न में से किससे था? क मेरठ, ख आगरा, ग बरेली, घ दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ग बरेली। दूसरा प्रश्न, निम्न में से किसने अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के तहत युद्ध जारी रखा? क रानी लक्ष्मीबाई, ख तांत्या तोपे, ग नाना साहेब, घ पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो सही उत्तर है विकल्प ख तांत्या तोपे। तीसरा प्रश्न, 1857 की क्रांति की शुरुआत निम्न में से कहां से शुरू होती है? क बरेली, ख दिल्ली, ग आगरा, घ मेरठ। तो इसका सही विकल्प है घ मेरठ। मेरठ के सैनिकों ने सबसे पहले ही विद्रोह शुरू किया था। चौथा प्रश्न है, 9 मई 1857 को कितने सैनिकों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा और उन्हें 10-10 साल की सजा हुई थी? क 80, ख 85, ग 90, घ 95। इसका सही उत्तर है विकल्प ख 85। ये वो सिपाही थे जिन्होंने गाय और चर्बी के कारतूसों को चलाने से मना कर दिया था। बच्चों, आपने इस वीडियो में जाना कि किस प्रकार से भारतीय जनता और देसी रियासतें, नवाब आदि सभी अंग्रेजों की विस्तारवादी और साम्राज्यवादी नीतियों के चलते दुखी थे तथा किस प्रकार से वो इनके खिलाफ एकजुट हुए। आपने यहाँ पर 1857 की क्रांति के कारणों और घटनाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी हासिल की। बच्चों, इसके बाद की जानकारी कि किस प्रकार से आखिर कंपनी की सेना बहुत ज़्यादा अनुशासित और आधुनिक हथियारों से सुसज्जित थी, तो स्वाभाविक रूप से उसका पलटवार बनता था। तो उसने किस प्रकार से अपना पलटवार किया तथा कंपनी का क्या हुआ, 1857 के बाद भारत में किसकी सत्ता कायम हुई, 1857 की क्रांति के क्या परिणाम रहे, इन सब की चर्चा हम अपनी आने वाली वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने और समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।